हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज का ब्रेकिंग न्यूज। टहलने निकले बेसिक शिक्षक का 24 घंटे बाद मिला 100। प्रशिक्षण में ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल से जोड़ने की बताई तरकीब। महिला शिक्षकों पर जालसाजी का केस दर्ज। मतदान खत्म होते ही अब इलेक्शन ड्यूटी भत्ते का तगादा शुरू। छात्र बेसब्री से सीटीईटी के फाइनल रिजल्ट का कर रहे इंतजार। दागदार शिक्षकों पर कसेगा शिकंजा, तैयार हो रही कुंडली, पढ़े डिटेल्स। बेसिक स्कूल्स भी खुले, पहले दिन बच्चे पहुंचे बहुत कम। कोरोना काल में 18 माह के रोके गए महंगाई भत्ते के एरियर पर जल्द हो सकता है फैसला। घर बैठे पता करें ऑनलाइन वोटर लिस्ट में अपना नाम है या नहीं, इस तरह से करें चेक। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हैव यूट्यूब चैनल पर। मऊ के मधुबन थाना क्षेत्र के कटघरा महिलो निवासी एक शिक्षक बृहस्पतिवार की सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए थे। उनका शव शुक्रवार को घोसी कोतवाली क्षेत्र के बनगावा गांव में नहर के पास मिला। मृतक के सिर तथा शरीर के अन्य हिस्सों में चोट के निशान मिले हैं। शिक्षक के मौत की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी। उधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मधुबन थाना क्षेत्र के कटघरा महलू निवासी राजेश राय 40 पुत्र अशोक राय सूरजपुर में उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हैं। वह बृहस्पतिवार की भोर में रोजाना की भांति टहलने के दौरान जहां ऊदरा मोड़ के डी स्थान के पास से संदिग्ध परिस्थिति में गायब हो गए थे। शुक्रवार की सुबह करीब 8 बजे घोसी कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि कोतवाली क्षेत्र के बनगावा गांव के पास नहर किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इसकी सूचना घोसी पुलिस ने मधुबन पुलिस से भी साझा की, जिसके बाद दोनों थाने की पुलिस पहुंची। मृतक की शिनाख्त गायब शिक्षक राजेश के रूप में हुई। मधुबन एसओ सौरभ राय ने बताया कि गायब शिक्षक की तलाश को लेकर 4 टीमें गठित की गई थी। सुबह घोसी कोतवाली के बनगावा के पास शिक्षक का शव मिला। शिक्षक की मौत किस वजह से हुई है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। सोनभद्र निपुण भारत अभियान के अंतर्गत फाउंडेशन लिटरेसी व न्यूमरेसी के 4 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ बृहस्पतिवार को हुआ। बीआरसी परिसर में बीएसए हरिवंश कुमार ने प्रशिक्षण की शुरुआत की। बीएसए ने बताया कि नई शिक्षा नीति के आलोक में निपुण भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा में 100% नामांकन और ड्रॉप आउट को शून्य करने के उद्देश्य से शैक्षणिक ढांचे में बदलाव किया है। जब शुरुआती दौर में बच्चों को सीखने में परेशानी होती है तो वही छात्र ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इन समस्याओं के निराकरण के लिए परिषदीय विद्यालय के सभी प्राथमिक शिक्षकों का 4 दिवसीय प्रशिक्षण हो रहा है। प्रशिक्षण समन्वयक बीईओ अशोक कुमार सिंह ने बताया कि घोरावल बीआरसी पर 2 बैचों में 40-40 की संख्या में शिक्षकों का प्रशिक्षण चल रहा है। प्रशिक्षक के रूप में एआरपी दीनबंधु त्रिपाठी, धर्मराज सिंह, मिथिलेश द्विवेदी शामिल हैं। एआरपी दीनबंधु त्रिपाठी ने बताया कि पहले दिन नई शिक्षा नीति 2020 एफएलएन व निपुण भारत अभियान में साक्षरता व संख्या ज्ञान के बारे में बताया गया। सोनभद्र कूट रचित दस्तावेज के आधार पर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका की नौकरी पाने वाली 2 महिलाओं पर पुलिस ने जालसाजी का केस दर्ज किया है। डीआईओएस की तहरीर पर पुलिस ने बृहस्पतिवार को की यह कार्रवाई। डीआईओएस रविशंकर ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि राजकीय बालिका हाई स्कूल सरईगाड़ में सहायक अध्यापिका मंजू यादव निवासी रुद्रमनपुर निजामाबाद आजमगढ़ और सुमन सिंह ने कूट रचना कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए। इसके आधार पर दोनों ने अध्यापिका की नौकरी हासिल कर ली थी। जांच में दोनों के प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। दोनों पहले अन्य जिले में तैनात थी। साजिश के तहत बाद में वहां से तबादला कराकर जिले में आ गई। डीआईओएस की तहरीर पर रायपुर पुलिस ने बृहस्पतिवार को दोनों महिला शिक्षकों के खिलाफ जालसाजी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। बरेली 3 दिन पहले मतदान समाप्त होने के बाद अब निर्वाचन कार्यालय में ड्यूटी भत्ता लेने के लिए चुनाव कार्मिकों का तांता लगने लगा है। रिजर्व में रही पोलिंग पार्टियां भी ड्यूटी भत्ता के लिए चक्कर लगा रही हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग की गाइडलाइन के तहत हफ्ते भर बाद भत्ता भुगतान करने की बात कही है। जिले में 14 फरवरी को मतदान संपन्न होने के बाद ईवीएम और वीवीपैट मशीनें परसाखेड़ा स्थित स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में रखवा दी गई। पोलिंग बूथों पर तैनात रही पोलिंग पार्टियों को तो मौके पर ही ड्यूटी भत्ते का नकद भुगतान कर दिया गया, लेकिन 239 सेक्टर 27 जोनल मजिस्ट्रेट और 599 माइक्रो ऑब्जर्वर समेत रिजर्व में रही 751 पोलिंग पार्टियों का अब तक भुगतान नहीं हो सका। लिहाजा ये लोग निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर अपना ड्यूटी भत्ता मांग रहे हैं। किसे कितने रुपए का होना है भुगतान? प्रत्येक माइक्रो ऑब्जर्वर को 1000, सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट को 1500 रुपये ड्यूटी भत्ता दिया जाना है।
इस हिसाब से माइक्रो ऑब्जर्वर को 5.99 लाख, सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट को 3.99 लाख रुपए का भुगतान कोषागार से किया जाना है। रिजर्व पोलिंग पार्टियों को भी करीब 25 लाख रुपए का भुगतान कोषागार से होगा। मृतक आंगनबाड़ी वर्कर की सूचना भेजी, 15-15 लाख मिलेंगे। मतदान के दिन ड्यूटी पर जाने के दौरान नवाबगंज और ड्यूटी पर पहुंचने के बाद तबियत खराब होने पर वापस लौट रहे 2 आंगनबाड़ी वर्कर की मौत हो गई थी। चुनाव ड्यूटी के दौरान मौत होने की सूचना निर्वाचन कार्यालय से चुनाव आयोग को भेज दी गई है। अब चुनाव आयोग से मुआवजा दिए जाने का प्रस्ताव मांगे जाने पर मृतक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की फाइल आर्थिक सहायता के लिए भेजी जाएगी। दोनों के परिजनों को 15-15 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। CTET रिजल्ट 2021 लाइव, छात्र बेसब्री से CTET के फाइनल रिजल्ट का कर रहे इंतजार। दिसंबर सत्र के लिए CTET परिणाम 2021 जल्द ही घोषित किया जाएगा। CBSE CTET का परिणाम 15 फरवरी को जारी होने की उम्मीद थी, जिसे स्थगित कर दिया गया है। रिजल्ट CTET.nic.in पर उपलब्ध होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE CTET परिणाम 2021 घोषित करेगा। उम्मीदवार CBSE CTET की आधिकारिक वेबसाइट CTET.nic.in के माध्यम से दिसंबर सत्र की जांच कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा संभावित रूप से साझा किए गए परिणाम की तारीख 15 फरवरी थी, जिसे किसी अज्ञात कारण से स्थगित कर दिया गया था। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 16 दिसंबर से 21 जनवरी 2022 तक देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। बोर्ड ने 1 फरवरी 2022 को उत्तर कुंजी जारी की और 4 फरवरी 2022 तक आपत्ति विंडो सक्रिय कर दी गई। उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी के खिलाफ आपत्तियां उठाने के लिए एक राशि का भुगतान करना पड़ा। परीक्षा में पेपर 1 और पेपर 2 था। पेपर 1 उस व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनना चाहता है। पेपर 2 उस व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षक बनना चाहता है। CBSE CTET परिणाम का कोई पुनर्मूल्यांकन या पुनः जांच नहीं होगी। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। दिसंबर सत्र के लिए CTET परिणाम वेबसाइटों की सूची। CBSE जल्द ही दिसंबर सत्र के लिए CTET परिणाम घोषित करेगा। एक बार घोषित परिणाम सभी उपस्थित उम्मीदवारों द्वारा उनकी पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि के माध्यम से जांचा जा सकता है। रिजल्ट का लिंक CTET.nic.in पर उपलब्ध होगा। CTET रिजल्ट कैसे चेक करें? CBSE CTET के आधिकारिक साइट CTET.nic.in पर जाएं। होम पेज पर उपलब्ध CTET रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें, लॉगिन विवरण दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। आपका परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। रिजल्ट चेक करें और पेज डाउनलोड करें। आगे की जरूरत के लिए उसी की एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें। दागदार शिक्षकों पर कसेगा शिकंजा, तैयार हो रही कुंडली, पढ़ें डिटेल्स। यूपी बोर्ड एग्जाम दागदार शिक्षकों पर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा एग्जाम को नकल विहीन बनाने के लिए अब शिक्षा विभाग ने दागदार शिक्षकों की कुंडली तैयार करनी शुरू कर दी है। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में केंद्रों पर इस बार योग्यता के आधार पर ही कक्ष निरीक्षक व पर्यवेक्षक बनाए जाएंगे। अगर किसी शिक्षक पर पहले नकल कराने के आरोप में मुकदमा दर्ज है तो ऐसे गुरुजी इस बार कक्ष निरीक्षक नहीं बन सकेंगे। बोर्ड ने विभाग को जल्द ही शिक्षकों का डाटा वेबसाइट पर अपलोड करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि बोर्ड एग्जाम परीक्षाओं को लेकर इस बार कई बड़े बदलाव हुए हैं। परीक्षा केंद्रों से लेकर कक्ष निरीक्षकों व पर्यवेक्षकों समेत सभी का निर्धारित बोर्ड ऑनलाइन कर रहा है। इस संबंध में बोर्ड स्कूलों से शिक्षकों का डाटा भी मांग चुका है। बोर्ड ने अब ऐसे शिक्षकों और कर्मचारियों की सूची मांगी है जिन पर पूर्व में परीक्षा को लेकर दाग लग चुके हैं। अफसरों को पूर्व में हुई बोर्ड परीक्षा के संबंध में शिक्षकों के चरित्र को लेकर भी बोर्ड को जानकारी देनी होगी ताकि परीक्षा का संचालन नकलविहीन तरीके से हो सके। बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि लापरवाह और नकल गतिविधियों में संलिप्त रहे शिक्षकों को इस बार कक्ष निरीक्षक नहीं बनाया जाएगा। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं विधानसभा चुनाव के बाद मार्च के अंत में प्रस्तावित हैं। परीक्षा के लिए जिले में 58 केंद्र निर्धारित हुए हैं जिन पर 3,37,520 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। डीवार कॉलेजों को पहले ही केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। सभी केंद्रों की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। इसके लिए जिला मुख्यालय पर निगरानी कक्ष भी बनेगा। बरेली लगभग 1.5 महीने की छुट्टी के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल भी गुरुवार से खुल गए। पहले दिन जिले के अधिकांश स्कूल में छात्र छात्राओं की संख्या बेहद कम रही। कई जगह छात्रों का तिलक लगाकर स्वागत भी किया गया। कक्षा 8 तक के बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक विंटर ब्रेक हुआ था। विंटर ब्रेक खत्म होने के साथ ही कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ने पर स्कूल बंद कर दिए गए। तब से बच्चों के लिए स्कूल बंद ही चल रहे थे। संक्रमण की रफ्तार काबू में आने के बाद 14 फरवरी से स्कूल खुलने के आदेश हुए थे। छुट्टी के कारण गुरुवार से स्कूल शुरू हो पाए। पहले दिन स्कूलों में उपस्थिति कम रही। अधिकांश स्कूल में नाम मात्र के बच्चे ही स्कूल पहुंचे। कंपोजिट स्कूल जसोली में लगभग
2000 बच्चे पंजीकृत हैं, मगर वहाँ भी लगभग 50 बच्चे ही पहुंचे। 1.5 महीने बाद फिर से स्कूल पहुंचे बच्चे साथियों से मिलकर खुश नजर आए। शिक्षकों ने पठन के साथ ही बच्चों को मनोरंजक गतिविधियां भी करवाई। मॉडल प्राथमिक विद्यालय हरुणगला द्वितीय के प्रधानाध्यापक जाकिर हुसैन ने बच्चों को प्रेजेंस ऑफ माइंड एक्टिविटी करवाई। इसे बच्चों ने बेहद रुचि दिखाई। कई जगह बच्चों के स्वागत को स्कूल में सजाया गया। तिलक लगाकर बच्चों का स्वागत भी हुआ। कोरोना काल में 18 माह के रोके गए महंगाई भत्ते के एरियर पर जल्द हो सकता है फैसला। डीओपीटी वित्त मंत्रालय और व्यय विभाग की बैठक जल्द संभावित। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के एकमुश्त भुगतान की मांग। नई दिल्ली, मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते डीए पर जल्द फैसला कर सकती है। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जेसीएम ने सरकार ने महंगाई भत्ते की एरियर का एकमुश्त भुगतान करने की मांग की है। अंतिम फैसले के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, डीओपीटी, वित्त मंत्रालय और व्यय विभाग के अधिकारियों की जल्द बैठक होने की संभावना जताई जा रही है। गौरतलब है कि कोरोना काल में सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए के भुगतान पर रोक लगा दी थी। बाद में सरकार ने जुलाई 2021 से डीए में बढ़ोतरी की तो मगर 10 महीने के डीए के भुगतान मामले में कोई निर्णय नहीं लिया। तब से केंद्रीय कर्मचारी से जुड़े यूनियन एरियर का भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि इस संदर्भ में डीओपीटी, वित्त मंत्रालय और व्यय विभाग के अधिकारियों की जेसीएम के साथ बैठक प्रस्तावित है। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के प्रतिनिधियों ने हाल ही में कैबिनेट सचिव से मुलाकात भी की। यूपी इलेक्शन 2022 वोटर लिस्ट घर बैठे पता करें, ऑनलाइन वोटर लिस्ट में अपना नाम है या नहीं, इस तरह से करें चेक। यूपी इलेक्शन 2022 वोटर लिस्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अब 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होना है। वोट डालने से पहले आपको थोड़ी तैयारी भी कर लेनी चाहिए। वोट देने से पहले चेक करना होगा कि लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। यदि लिस्ट में नाम है तभी आप वोट डाल पाएंगे। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप घर बैठे ही यह काम कर सकते हैं। यहाँ आपको ऑनलाइन वोटर लिस्ट में नाम चेक करने का तरीका बता रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को समय समय पर संशोधित करने का काम करता रहता है। यदि किसी वजह से आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो आप इसे शामिल करा सकते हैं। सबसे पहले आपको वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना होगा। यह काम मुश्किल नहीं है, आप इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है तो ऑनलाइन मतदाता सूचना पर्ची का प्रिंट निकालकर किसी अन्य फोटो पहचान पत्र आईडी प्रूफ के साथ अपना वोट देने जा सकते हैं। वोटर लिस्ट में अपना नाम ऑनलाइन ऐसे करें चेक। सबसे पहले आप वोटर लिस्ट चेक करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग वेबसाइट पर जाएं। आप इस लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं https://electoralsearch.in। यहाँ आप मतदाता के नाम और उसके पिता के नाम के साथ अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने वोटर आईडी की डिटेल्स एंटर भरनी होगी। इसमें नाम, उम्र, जन्मतिथि, लिंग, राज्य और जिला आदि के डिटेल्स शामिल हैं। इसके बाद नीचे दिए गए कैप्चा कोड को एंटर करें और सर्च पर क्लिक करें। इसी पेज पर आपको एक और लिंक मिलेगा जिसमें एपिक नंबर, राज्य और कैप्चा कोड डालना होगा। इसके बाद एक नई टैब ओपन होगी और आप चेक कर पाएंगे कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। आपको नीचे मतदाता सूचना प्रिंट करें ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करते ही पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी। वोटर लिस्ट में SMS के जरिए चेक करें नाम। इसके लिए आपको अपने फ़ोन से एक टेक्स्ट मैसेज करना है जिसमें एपिक लिखकर उसके साथ वोटर आईडी कार्ड नंबर डालें। फिर इस मैसेज को 9211728082 या 1950% करें। इसके बाद आपके नंबर पर एक मैसेज आएगा जिसमें आपका पोलिंग वो दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।